और सबसे पहले राजा राममोहन राय ने उसे प्रारंभ किया था। लेकिन निम्न जातीय आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? महाराष्ट्र से हुई। और इसकी शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने ही सबसे पहले ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया। समाज में ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार था, निचली जातियों के खिलाफ उच्च जातियों का जो शोषण था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने 1872 में एक पुस्तक लिखी। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का जो शोषण किया जाता था उस जमाने में, चूंकि जाति भेदभाव बहुत ज्यादा था, वो छुआछूत की सीमा तक था, बहुत सी जातियों को अछूत भी माना जाता था। तो उसी के ऊपर इन्होंने उस शोषण के खिलाफ और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, शोषण के खिलाफ, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी 1872 में। इसके बाद 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, निम्न जातियों को संगठित करने के लिए और उनमें जागृति लाने के लिए, शोषण के खिलाफ जागृति लाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। निम्न जातियों के लिए किए गए प्रयासों के कारण ही ज्योतिबा फुले को महात्मा की पदवी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर। ज्योतिबा फुले के बाद जो हम अगले नेता पढ़ेंगे निम्न जातीय आंदोलन में, वो है भीमराव अंबेडकर। इन्हें बाबा साहब भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म, इनकी पूरी जीवनी ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न उठाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए सतत रूप से जो प्रयास किए, चूंकि ये पाश्चात्य शिक्षा में पारंगत थे, है ना, पश्चिम का इन्होंने तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद सब कुछ देखा था, उससे परिचित हुए थे, विदेश से पढ़कर लौटे थे, लंदन से और अमेरिका में भी पढ़े थे, जर्मनी में भी पढ़े थे। ये कहाँ कहाँ पढ़े थे भीमराव अंबेडकर? ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़े, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, इसके बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े। जब इतने जगहों से कोई पढ़ लेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर कितनी चेतना और जागृति आएगी। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नामक कस्बा है, महू में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 को होती है। 6 दिसंबर, इसी को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 6 दिसंबर कुछ दिन पहले तो था वही। 1956 में बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया। बहुत प्रयास किया इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए। अपना जीवन पूरी तरह से इन्होंने ब्राह्मणीय विशेषाधिकार और उसके द्वारा निम्न जातियों यानी अनुसूचित जातियों और दलितों का जो शोषण किया जाता था ब्राह्मणों द्वारा, जीवन भर उसका विरोध किया और निम्न जातियों की स्थिति सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जितना बन सकता था उतना किया। अंत में आज़ादी के बाद इन्होंने दुखी होकर, क्योंकि समाज की मानसिकता साल 2 साल के आंदोलन से नहीं बदली जा सकती है, तो अंत में इन्होंने दुखी होकर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बोधिसत्व पद हासिल किया। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें कब दिया गया? 1990 में दिया गया था। ये एक अस्पृश्य जाति यानी उस काल में अछूत मानी जाने वाली जाति, महार, उसे महार भी कह सकते हैं, महार भी कह सकते हैं, महार जाति से संबंधित थे। उच्च जातियों के खिलाफ निम्न जातियों को इन्होंने संगठित करना प्रारंभ किया। निम्न जातियों के प्रति और भेदभाव जो होता था, निम्न जातियों यानी अनुसूचित जातियों के खिलाफ जो भेदभाव था उस और जो शोषण था, जो छुआछूत थी, उसके लिए इन्होंने जाति प्रथा को उत्तरदायी ठहराया। इन्होंने बताया कि न जाति प्रथा होती है और न ही ये छुआछूत होता है, यानी हर बुराई की जड़ जाति प्रथा है। और जाति प्रथा के लिए उन्होंने जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, जिसका प्रारंभ वैदिक काल में हुआ था, और जाति प्रथा के लिए इन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया। इन्होंने देखा कि भारतीय समाज का जो मूल जातिगत और वर्णगत विभाजन है, उसी के चलते हमारा इसी भारतीय समाज में लगातार शोषण हुआ है और अभी भी ये शोषण जारी है। इससे ये काफी दुखी हो गए। ठीक है, इन्होंने भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को भेदभाव का प्रतीक बताया, है ना। भारतीय शास्त्रों, क्योंकि ये ब्राह्मणों द्वारा रचे गए हैं, तो इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की बात की गई है और निचली जातियों को कहीं न कहीं से, चौतरफा नहीं लेकिन कहीं न कहीं से भेदभाव धर्म ग्रंथों में भी प्रकट हुआ है। सभी धर्म ग्रंथों में नहीं, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में दूरी एक हद तक चली जाती है निम्न जातियों के खिलाफ, ऐसे वर्णन मिलते हैं। कांग्रेस के अधीन जब राष्ट्रीय आंदोलन
प्रगति करने लगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके अंतर्गत जब विभिन्न नेताओं के माध्यम से, अलग अलग विचारधारा के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस दोनों को उच्च जातियों का आंदोलन बताया और अनुसूचित जातियों को आदेश दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों और अनुसूचित जातियों का कोई भी हित नहीं है। ये सत्ता पाना चाहते हैं कांग्रेस के माध्यम से, उच्च जाति के लोग कांग्रेस के माध्यम से सत्ता पाना चाहते हैं। अंग्रेजी राज से सत्ता छीन लेंगे तुम्हें अपने साथ समेट कर, और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विधानमंडलों और संसद में यही उच्च जाति के लोग पहुंचेंगे तो अनुसूचित जातियों के हितों के काम कैसे हो पाएंगे। इसलिए दलितों की इन्होंने संगठित किया और बताया कि दलितों को अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, अलग से लड़नी होगी। यानी एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसके समानांतर एक निम्न जाति आंदोलन भी चलना बहुत जरूरी है, जिसके तहत सरकार से निम्न जातियों के लिए सुविधा, छूट और आरक्षण की मांग बहुत ही जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए किया, वही भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दलितों और अनुसूचित जातियों के लिए रही। तो इन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया और ब्रिटिश राज का धीरे धीरे भक्त बनते चले गए, समर्थक बन गए। इनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश राज के रहते ही दलितों के हित सुरक्षित हो सकते हैं। अगर ब्रिटिश राज में हम अगर खास उपलब्धि हासिल नहीं किए और राष्ट्रीय आंदोलन के कारण अगर अंग्रेज भारत से चले गए तो हमारी और दुर्दशा पक्की है। मैं इनकी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। 1920 में इन्होंने दलितों को संगठित करने के लिए द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। गौरतलब है कि इसी नाम से 2-3 संगठन और हैं, लेकिन जब मैं उन संगठनों के नाम लूंगा तो नोट करके दिखा दूंगा कि इन संगठनों के नामों में कहाँ पे अंतर आता है और उनकी स्थापना किसने की। लेकिन इन्होंने जिस संगठन की स्थापना की उसका नाम है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड फेडरेशन। याद रखिएगा, बस क्या याद रखेंगे? फेडरेशन, ठीक है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, हिंदी में इसको कहते हैं, लिख लीजिएगा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना, फेडरेशन की स्थापना 1920 में की। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत मतलब वही भारतीय समाज यानी मूल धारा से जो बहिष्कृत हैं, अछूत माने जाते हैं, उन्हीं के संदर्भ में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। कहाँ पे गठित की इसे? मुंबई में इसकी स्थापना की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके साथ ही इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया, शायद 1927 में प्रारंभ किया था, यहाँ डेट महत्वपूर्ण नहीं है। बहिष्कृत भारत पत्रिका इन्होंने ही जारी किया था। मजदूरों के हितों के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस समय में मजदूर वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोग ही थे ज्यादातर। तो इन्होंने मजदूरों के हितों के लिए भी लड़ाई लड़ी और आंदोलन किया और उनके लिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन इन्होंने ही किया बाबा साहब ने। अनुसूचित जातियों के लिए ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि जिस तरह से मुसलमान अपने लिए भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे हैं, और मुसलमानों को भारत में पृथक निर्वाचक मंडल कब दिया गया सरकार द्वारा? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत दिया गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। बाबा साहब को लगने लगा कि अनुसूचित जातियों अर्थात दलितों के हित सुरक्षित रखने के लिए हमें भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करनी चाहिए। सवाल उठता है कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ होता है कि अगर किसी समुदाय को आप पृथक निर्वाचक मंडल दे देंगे तो जब चुनाव होगा, चाहे विधानसभा का चाहे संसद का, जब चुनाव होगा तो उस पृथक निर्वाचक मंडल में उसी समुदाय का नेता चुनाव लड़ सकता है। यानी पृथक निर्वाचक मंडल में जो चुनावी लड़ाई होगी एक ही जाति या एक ही धर्म, अब पृथक निर्वाचक मंडल जैसे मुसलमानों को दिया गया तो धर्म से संबंधित हो गया, और पृथक निर्वाचक मंडल जैसे अनुसूचित जातियों को दिया गया तो जाति से संबंधित हो गया। तो ऐसे पृथक निर्वाचक मंडल में केवल अनुसूचित जाति के नेता ही चुनाव लड़ सकते हैं और जीतेगा भी केवल अनुसूचित जाति का नेता ही, वोट भी केवल देंगे अनुसूचित जाति के लोग।
यानी अनुसूचित जाति के लोग ही अनुसूचित जाति के अपने नेता को वोट देंगे। यही एकमात्र तरीका है जिससे अनुसूचित जाति के नेता विधानमंडलों में पहुंच सकते हैं। बिना पृथक निर्वाचक मंडल के हमारा इस समाज में, संसद में और विधानसभा में पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। और जब हमारे नेता संसद या विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो हमारे हित की लड़ाई कौन लड़ेगा, वहां मांग कौन उठाएगा हमारे हित के लिए। तो इन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग धीरे धीरे प्रारंभ की। इसी मांग को पूरा करने के लिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दबाव स्वरूप भारतीय नेताओं को बुलाया कि आप अपनी मांग हमारे सामने रखिए, लेकिन अखिल भारतीय मांग प्रस्तुत कीजिए। अखिल भारतीय मांग तो कोई राष्ट्रीय आंदोलन का नेता ही रख सकता है, लेकिन उसमें अखिल भारतीय मांग तो नहीं मांगी गई क्योंकि कोई गया ही नहीं। गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में गए ही नहीं थे, गांधी जी दूसरे में गए थे। बाबा साहब दोनों गोलमेज सम्मेलनों में गए। अखिल भारतीय हितों की मांग करने के लिए नहीं, अनुसूचित जातियों अर्थात दलितों के हितों की मांग करने के लिए गए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में भी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। इन्होंने वहां पे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग दलितों के लिए की। ब्रिटिश सरकार तो इसी मौके की तलाश में थी क्योंकि वो 1885 के बाद से ही फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए जरूरी था कि भारतीय समाज को घृणा के आधार पर बांटा जाए। जब घृणा फैलेगी आपस में, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, जब भारतीय समाज बटेगा, राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब गांधी जी के पीछे चलेगा कौन, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने बांटो और राज करो की नीति के तहत इनकी मांग स्वीकार कर ली। 16 अगस्त 1932 का दिन महत्वपूर्ण था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने एक सांप्रदायिक निर्णय लिया। उस सांप्रदायिक निर्णय को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचाट के तहत ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों और सिखों की तरह, मुस्लिम और सिख अल्पसंख्यक समुदाय थे, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, तो इन्होंने मुस्लिमों और सिखों की भांति अनुसूचित जातियों को भी अल्पसंख्यक माना और अनुसूचित जातियों को भी अल्पसंख्यक मानते हुए उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल सौंप दिया। इस तरह से अंग्रेजी सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग को शेष हिंदू समाज से अलग कर दिया। यानी पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या निकला कि दलितों के हित अलग हैं और शेष हिंदुओं के हित अलग हैं। जब गांधी जी को ये पता चला तो उस समय ये पुणे के यरबदा जेल में थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर लौटे थे। कुछ हाथ नहीं आया था भारत के अधिकार के संबंध में, भारत के नागरिकों के अधिकारों के संबंध में गांधी जी के हाथ कुछ लगा नहीं था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि मांग नहीं मानी गई थी। तो वहां से आए तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। जैसे ही स्टार्ट किए ब्रिटिश सरकार ताक में थी, इन्हें तुरंत जेल में भर दी गांधी जी को। उसमें गांधी जी पुणे के यरबदा जेल में थे। जब इन्हें पता चला कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देकर उन्हें हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है तो गांधी जी खुन्नस में आ गए। खुन्नस में इन्होंने यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। यरबदा जेल कहाँ है? पुणे में। वहीं पर ही आमरण अनशन पर बैठ गए और बोले कि जब तक पृथक निर्वाचक मंडल जो कि दलितों के लिए दिया गया है वो बंद नहीं किया जाएगा, मैं एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा। गांधी जी ऐसा काम बार बार करते थे, कई असरों पर ऐसा किए। जब राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगेगा तो बड़ा मजेदार वाक्य भी बीच बीच में आता है, पढ़ने में उसको मजा आएगा। तो आमरण अनशन पर बैठ गया। हालांकि गांधी जी कितनी भी बार आमरण अनशन पर बैठे लेकिन मरे नहीं। तो उसके बाद जो है तो अब जो है कि 6 दिन बीता। आमरण अनशन पर 20 सितंबर को बैठे थे। 20 सितंबर 1932 को देखिए। 16 अगस्त को कम्युनल अवार्ड आया था, यानी सांप्रदायिक निर्णय दिया गया था 16 अगस्त 1932 को। सिखों और मुसलमानों को तो पहले से ही दिया जा चुका था, इस पर गांधी जी का विरोध नहीं था। गांधी जी का विरोध था कि दलित समुदाय को क्यों अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। 2-3 नेताओं के प्रयास से लोग चिंता करने लगे, काफी कमजोर होते चले गए। 6 दिन में पहले से ही दुबले पतले थे, 6 दिन तो इनके लिए बहुत था। तो 6 दिन में जब दुबले पतले होने लगे तो मदन मोहन मालवीय थे और 1-2 नेता थे, मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा है। मदन मोहन मालवीय थे और कौन से थे आप नाम बता दीजिएगा। 2-3 लोगों ने बचाव किया इनका, मतलब समझौता कराने का प्रयास किया भीमराव अम्बेडकर से।
तो कुछ नेताओं के प्रयास से 26 सितंबर 1932 को ठीक 6 दिन बाद भीमराव अंबेडकर से इनका समझौता हुआ। इसे ही हम पुणे समझौता कहते हैं। पुणे समझौता में क्या होगा, जब आप पहले साहब के सामने हाजिर हैं, गांधी जी किस लिए आमरण अनशन पर बैठे थे? पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को समाप्त करने के लिए। भीमराव अंबेडकर को नेताओं ने मना लिया, गांधी जी की बात वो मान गए और पुणे समझौते के तहत क्या मान गए? उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को वापस कर लिया। ठीक है, इस तरह सरकार ने दलितों को दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल रद्द कर दिए गए। ठीक इसके बाद 1935 में, जब 1935 के अधिनियम के तहत जब चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, तो उसमें मुस्लिमों और सिखों का तो पृथक निर्वाचक मंडल था, लेकिन दलितों का कोई पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था जब प्रांतीय चुनाव हुए थे 1936 में। ठीक है, तो ये हो गया। अंत में इसके बाद आजादी के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये हो गया निम्न जातियों की स्थिति सुधारने के लिए, उनके विकास के लिए ज्योतिबा फुले और बाबा साहब का योगदान। इसके बाद अब हम निम्न जाति आंदोलन में कुछ और नेता उभरे। बाकी नेता जो हम पढ़ेंगे वो दक्षिण भारत के हैं। कौन कौन से? ईवी रामास्वामी अर्थात पेरियार, नारायण गुरु और भी नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी, पेरियार हैं, दो तो प्रमुख हैं। 2-3 और नेता हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी निम्न जाति आंदोलन पर एक वीडियो मस्ट है। और क्यों? क्योंकि सवाल वहां से भी खूब आते हैं जो दक्षिण भारत में, जैसे वाइकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह, नाम सुना होगा आपने। उस तरह के सत्याग्रहों से हमेशा सवाल आते हैं। दक्षिण भारत में जो आंदोलन चला निम्न जातीय आंदोलन, वो मुख्य रूप से मंदिर में प्रवेश को लेकर था, क्योंकि दक्षिण भारत में मंदिर खूब है। आप देखते होंगे खूब ऊंचे ऊंचे शिखर वाले मंदिर, जो कि राज ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया और से बहुत से मंदिर। तो मंदिरों में प्रवेश को लेकर, मंदिरों में निम्न जातियों के प्रवेश को लेकर जो आंदोलन चला दक्षिण भारत में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही एक सवाल ये रह गया है कि गांधी जी ने, हम कम्युनल अवार्ड पुणे समझौते को बाद में पढ़ेंगे जब मेन टॉपिक आएगा और बातें इसमें, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने जब पृथक निर्वाचक मंडल को जीत करके समाप्त करवा दिया, तो उसके बाद हरिजन उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया? तो गांधी जी का जो हरिजन उत्थान के लिए जो प्रयास था वो काफी बढ़ चढ़कर था। गांधी जी पूरे 1 साल हरिजन उत्थान के लिए देश भर यात्रा करते रहे। उन्होंने ही दलितों को हरिजन नाम दिया। देश भर की 1933 का पूरा वर्ष उन्होंने देश भर की यात्रा करने में लगा दिया और उस 1933 के वर्ष में उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए बहुत सारी गतिविधियां की। मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, है ना। जहाँ भी हरिजनों के, जहाँ भी दलित उत्पीड़न होता था वहाँ पे पहुँच जाते थे और हरिजन नामक इन्होंने पत्रिका भी निकाली और बहुत सी संस्थाओं की भी स्थापना की। अगले वीडियो में हम उसे भी देख लेंगे कि गांधी जी का हरिजन उत्थान के लिए क्या प्रयास रहा। नोट्स बना रहे हैं आप लोग? क्या ये लिखा हुआ दिखाई देता है? जवाब दीजिए। नोट्स बना रहे हैं आप लोग? इसका जवाब दीजिए। क्या मैं ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूँ? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए। नमस्कार।